नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सैनिटरी इंस्पेक्टर जो आरआरबी 2024 की वैकेंसी में मलेरिया इंस्पेक्टर बोल करके वैकेंसी आई हुई है, इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो जो है आप लोगों को कंटिन्यू मिल पा रही है हमारे इस चैनल के द्वारा। तो इसी सिलसिलेवार कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स का जो है क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और ख़ासकर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है कई सारे कमेंट्स आते थे कि सर इंग्लिश में आप लोग डालिए। तो ये जो होने वाली है ना, आप लोगों को इंग्लिश में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलने वाली है। तो जो भी हिंदी और इंग्लिश वाले हैं दोनों जो है इस वीडियो पर बने रहें। आप लोगों को जो है दोनों में मैं जानकारी इस पर देने वाला हूँ। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, आप लोग देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। और हर आंसर के बारे में जो है ध्यान रखा गया है। इसके बावजूद अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग भी थोड़ा खुद से मेहनत कीजिएगा और गूगल वगैरह करके सही आंसर जानने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मेरे तरफ से जो है सभी के सभी सही ही लग रहे हैं, लेकिन मिस्टेक जो है इंसान से भी होता है, तो आप लोग एक बार जरूर से देख लेना। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो भी नए कैंडिडेट होंगे चैनल को जरूर से जरूर जो है आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने आंसर जो है ना ऑलरेडी करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो है आप लोग भी पढ़िएगा, आप लोग भी नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। आंसर को ध्यान नहीं दीजिएगा, जब मैं बोलूँगा आंसर तब ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन पे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मिनिमम एल्यूमिनेशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन थिएटर एंड लेवल रूम शुड बी। इसका जो क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों वो है कि ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी में और लेबर रूम के लिए आवश्यक न्यूनतम रोशनी क्या होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आप लोग देख सकते हैं वो है 300 लक्स। ठीक है, 300 लक्स का जो है इसका ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की जो है रोशनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है हाउ मेनी टाइम्स द हॉस्पिटल कॉरिडोर्स शुड बी क्लीन इन ए डे। यानी कि एक दिन में हॉस्पिटल कॉरिडोर यानी गलियारे को जो है कितनी बार साफ करना चाहिए। तो ऑप्शंस आप लोगों के हैं एटलीस्ट 1 टाइम, एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट 3 वेज, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि दिन में 2 बार कम से कम साफ करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, 3rd नंबर का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी क्लीन इन ए डे विथ वेट मोप। यानी कि वार्डों को गीले पोछे से एक दिन में साफ किया जाना चाहिए। यानी जो वार्ड होते हैं पेशेंट वार्ड, उनको जो है गीले पोछे से दिन में कितनी बार साफ किया जाना चाहिए। एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट थ्रीज, नॉट रिक्वायर्ड ऑल। यानी कि कम से कम जो है 1 बार, 2 बार या 3 बार या इनमें से कोई नहीं। तो वार्डों को जो है दिन में कम से कम 3 बार जरूर से जरूर साफ करना चाहिए। मॉर्निंग, आफ्टरनून यानी कि दोपहर के टाइम, और फिर आपका जो है नाइट या इवनिंग टाइम पे जो है साफ किया जाना चाहिए। अगला 4th नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है Which of the following Ministry of Government of India notified Biomedical Waste Management Rule 2016। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन 2016 अधिसूचित किया। यानी जो जैव चिकित्सा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाया गया वो जो है किसके द्वारा बनाया गया ये कह रहा है यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, या मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग देख लिए होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है इसका बनाया। इसका मतलब हो जाता है कि आपका जो है पर्यावरण मंत्रालय एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है इसका रूल्स बनाया। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ऑल्सो कवर्ड द। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट
प्रबंधन नियम 2016 में निम्नलिखित को शामिल किया गया है? तो ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है, रेडियो एक्टिव वेस्ट एज कवर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। यानी कि पहला ऑप्शन आपका हो जाता है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत कवर किए गए रेडियो अपशिष्ट। ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है सॉलिड वेस्ट कवर अंडर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 मेड अंडर द एक्ट, यानी कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। और तीसरा जो है हैजर्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल कवर्ड अंडर द मैन्युफैक्चर यूज import, export and storage of hazardous microorganisms generally include microorganism और सेल रूल्स 1989। करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 5 नंबर का आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल में जो भी जैव अवशिष्ट होते हैं उसको कवर किया गया है। और जैव अपशिष्ट में जो होते हैं ना, वो क्या क्या आते हैं, मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि जैव अपशिष्ट को जो होते हैं येलो डस्टबिन में डाला जाता है, और इसमें जो है ऑर्गन्स वगैरह आते हैं, या जो भी इन्फेक्टेड वेस्ट होते हैं, गोज वगैरह, पट्टियाँ वगैरह, खून से सने कपड़े वगैरह हो गए, इन सारे ये सभी के सभी जो है बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इनमें से जो है कोई सा भी नहीं होगा। अगला जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका, इन 2011 द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन हरियाणा स्टेट वॉज, यानी क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 2011 में हरियाणा राज्य में प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो होगा आपका 879, यानी कि 879। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन 2011 द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन इंडिया वॉज। अब वो तो हरियाणा स्टेट का था, यहाँ पे जो है आपका ऑल इंडिया पूछा गया है कि 2011 में जो है भारत में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 2011 में जो है 1000 पुरुषों में 943 महिलाओं की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन 2011 द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल एक्सिस्ट इन द स्टेट। 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितने राज्यों में अधिक थी। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें से 1000 पुरुषों में जो है पुरुषों से महिलाओं की संख्या अधिक कौन कौन से राज्यों में थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के, तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड पौंडुचेरी, या केरला एंड पौंडुचेरी। तो केरला एंड पौंडुचेरी में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 2011 में अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन 2011 द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज ऑफ द स्टेट, यानी यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस राज्य में अधिक था, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या बिहार। तो आंसर हो जाएगा आपका किया हुआ है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2011 द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट वॉज ऑफ द स्टेट, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशीय वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में थी। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर। तो ऑप्शन आप लोगों के दिए गए हैं, हरियाणा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या दादर एंड नगर हवेली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादर एंड नगर हवेली। ये कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ये सब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इन 2013 वॉज,
यानी कि 2013 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है 2013 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 40, 54, 50 या 12। तो आपका हो जाएगा 40 यानी कि 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2013 द डेथ रेट इन हरियाणा स्टेट वॉज। यहाँ हरियाणा से रिलेटेड इसलिए पूछा गया है ना कि ये क्वेश्चंस आई थिंक हरियाणा से ही होगा, इसीलिए ये जो है हरियाणा के बारे में ज़्यादा पूछा है। बाकी आप लोग जो है अपने अपने स्टेट का याद रखने का कोशिश कीजिएगा, सेम क्वेश्चंस बना के आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया 2013 में हरियाणा राज्य में मृत्यु दर कितनी थी। ठीक है, इसी तरह आप लोग जिस भी स्टेट से आते हो ना, उस स्टेट के बारे में ऐसा कुछ गूगल करके आप लोग जानकारी रख लेना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 6.30। ठीक है, ये आपकी मृत्यु दर हरियाणा राज्य के 2013 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द हाईएस्ट पॉपुलेशंस ऑफ द स्टेट रिसाइड्स बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब हो जाता है कि राज्य की अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गरीबी रेखा से नीचे। इसका कहने का मतलब हो गया, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, द हाईएस्ट पॉपुलेशंस ऑफ द स्टेट रिसाइड बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे कौन से स्टेट में अधिकतर लोग निवास करते हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि अधिक संख्या वाले लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये 2011 के जनगणना के अनुसार इसका आंसर दिया हुआ है, बाकी अभी आप लोग अपने स्टेट का पता करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन 2014 नेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल्स एंड पर्सल्स पर कैपिटा पर डे इन इंडिया वॉज। यानी कि 2014 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनाज और जो दालें या पल्सेस होते हैं की शुद्ध उपलब्धता कितनी थी। ठीक है, 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनाज और पल्सेस की शुद्ध उपलब्धता कितनी थी। इन 2014 नेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेसल्स एंड पल्सेस पर कैपिटा पर डे इन इंडिया वॉज। तो ऑप्शन जो आपके दिए हैं वो आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 491.3 ग्राम। ठीक है, 491.3 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा स्टेट आर विथ फ्लोराइड अफेक्टेड रूरल inhabitations which excess fluoride quantity in drinking water as on 1st April 2015। इसको मैं एक बार हिंदी में भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। 1 अप्रैल 2015 तक हरियाणा राज्य के कौन से जिले फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों वाले हैं जहां पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। ये है क्वेश्चंस। आप लोग वीडियो को पॉज करके रिपीट करके अच्छा से सुना कीजिए। ऑप्शंस हैं इसके, फरीदाबाद एंड सोनीपत, फरीदाबाद एंड सिरसा, फरीदाबाद एंड महेंद्रगढ़ या सिरसा एंड महेंद्रगढ़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सिरसा एंड महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर 2011 रिकॉर्ड प्रेजेंट हाउसेस डू नॉट हैव हाउस होल्ड लेट्रिन एंड प्रैक्टिस ओपन डेफ्रेस्टेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है, बोल रहा है, आप लोग सुनिए ध्यान से, 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार कितने प्रतिशत घरों में घरेलू शौचालय नहीं है और लोग खुले में शौच करते हैं। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत घरों में घरेलू शौच नहीं है और लोग खुले में शौचालय करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देखिए और इसके ऑप्शन भी देखिए। तो करेक्ट आंसर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 29.80%। ये
2011 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। विच स्टेट होल्ड ट्रू फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेल्ट अंडर द NPCDS। अब इसको मैं हिंदी में भी आप लोगों को समझा देता हूँ। NPCDS के अंतर्गत गैर संचरणीय रोगों के लिए कौन सा कथन सत्य है? गैर संचरणीय यानी कि नॉन कम्युनिकेबल यानी कि असंक्रामक रोग। तो NCDPS के अंतर्गत जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन से जो है ना आप लोग कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। पहला जो NPCDS है ये क्या चीज़ है ये भी आप लोग बना सकते हैं। आप लोग जो है ना इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइएगा। इतना सा आप लोग कीजिए, कमेंट में इसका फुल फॉर्म जरूर से ज़रूर बताइए। अगर नहीं बताते हैं, ज़्यादा कमेंट नहीं आएगा ना तो मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। नेक्स्ट आप लोगों को वीडियो प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं डालूंगा ही नहीं। तो आप लोग कम से कम इतना कीजिए कि इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर बताइए। तो चलिए बताइए आप लोग, NPCDS के अंतर्गत गैर संचरणीय रोगों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, यानी कि मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ एन्सेफेलाइटिस केसेस एंड डेथ इन 2014। अब इसका जो है हम लोग हिंदी में भी समझ लेते हैं। 2014 में किस राज्य में इंसेफ्लाइटिस के सबसे अधिक मामले और मौतें हुई? अब यहाँ पे 2014 पूछा गया है तो आप लोग ईयर्स चेंज करके भी जान सकते हैं गूगल करके। मैंने आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, उसके बारे में मैं बेसिकली वीडियो बना के या फिर ये प्रीवियस क्वेश्चन बताने का मेरा मतलब है। बाकी आप लोग जो है मेहनत कीजिए थोड़ा सा, तभी आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से भी अपने स्टेट से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड बना सकते हैं। क्या पूछा है यहाँ पे? विच स्टेट रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ एन्सेफेलाइटिस केसेस एंड डेथ इन 2014। 2014 में किस राज्य में एन्सेफेलाइटिस के सबसे अधिक मामले और मौतें हुई? बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। या यहाँ एन्सेफेलाइटिस के बारे में पूछा, इसके अलावा कोई और बीमारी के बारे में भी पूछ सकता है तो वे उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ चिकन पॉक्स केसेस एंड डेथ इन 2015। यानी कि 2015 में चिकन पॉक्स के सबसे अधिक मामले और मौतें किस राज्य में हुई? बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में या दिल्ली में? तो करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईली कालाजार अफेक्ट स्टेट ऑफ इंडिया आर। भारत के सबसे अधिक कालाजार प्रभावित राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कालाजार प्रभावित राज्य जो है इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर, ऑप्शन अभी आप लोग देख लीजिए और करेक्ट आंसर भी देख लीजिए। करेक्ट आंसर है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जूनोटिक डिजीज। यानी कि इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है जूनोटिक बीमारी है? प्लेग, डेंगू, जाइका या फलेरिया? तो करेक्ट आंसर है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्प्रे विल बी डन इन interrupt the active transmissions of the disease transmitted by the mosquito। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, which spray will be done to interrupt the active transmission of the disease transmitted by the mosquito। तो इसका मतलब है मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी के सक्रिय संचरण को बाधित करने के लिए कौन सा स्प्रे किया जाता है?
यानी मच्छर द्वारा जो भी बीमारी फैलते हैं उसको रोकने के लिए जो है हम लोग कौन सा स्प्रे का यूज करते हैं। तो पहला जो है स्पेस स्प्रे अकॉर्डिंग टू द प्रेवेलिंग सिचुएशंस, यानी कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार स्प्रे का जो है हम लोग यूज करते हैं। या फिर इंडोर रेसिडुअल स्प्रे विथ डीडीटी, मेलेथिसन, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स, WP अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, यानी कि डीडीटी, मेलाथेनिक, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स या WP के साथ इंडोर अवशिष्ट स्प्रे, या स्थिर पानी में लर्विसाइड स्प्रे यानी कि लैब्रिकल स्प्रे इन द स्टैग्नेंट वाटर, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न करने वाला सवाल है। क्वेश्चन है कि मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी संघ के जो संचरण होते हैं उसको बाधित करने के लिए क्या स्प्रे का यूज किया जाता है। तो कई सारे कैंडिडेट ना यहाँ बी पे बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ये होगा स्पेस स्प्रे अकॉर्डिंग टू द प्रेवलिंग सिचुएशंस, यानी मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ही जो है हम लोग क्या करते हैं कोई स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो डीडीटी हो या कुछ भी हो। तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन के अनुसार ये वाला होगा। नेक्स्ट है विच मॉस्क्यूटो इज एंथ्रोपोमेलिक, क्या है इसका अगला जो है कौन सा मच्छर जो है मानव प्रेमी है। एंथ्रोपोफिलिक, इसका मतलब होता है मानव प्रेमी। एनाफ्लीज कुलिसिफेसिस, एडिस एजिप्टी, मेंसोनिया एनुलिफेरा, या फिर क्यूलेक्स क्विंक्यूफेसियाइड्स। बड़ी खतरनाक सब नाम है रे बाबा। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले को भी अच्छे से समझा पाऊँ। तो इसीलिए जो भी डेंजरस वर्ड होते हैं ना आप लोग खुद से भी थोड़ा कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, विच मॉस्क्यूटो इज एंथ्रोपोफिलिक, यानी कौन सा मच्छर मानव प्रेमी है। एनाफ्लीज कुलिसिफेसिस, एडिस इजिप्टी, मेंसोनिया एनुलिफेरा, या क्यूलेक्स क्विंक्यूफेसियोटस। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका एडिस एजिप्टी जो होता है वो मानव प्रेमी होता है। क्यों होता है ये आप लोग कमेंट पे बताइएगा। थोड़ा सा मैं भी आप लोगों के लिए जो है सस्पेंस छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेहनत करो। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन मैंने पूछ चुका है पहले, क्या बताना है वो भी आप लोग ध्यान में रखिए। सेकंड जो है आप लोगों को कमेंट ये भी करना है कि क्यों एडिस एजिप्टी जो है मानव प्रेमी होता है, किस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Which intervention measure is the best for prevention and control of dengue, चिकनगुनिया एंड जैका। तो इसका जो क्वेश्चंस अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका के रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सा हस्तक्षेप उपाय सर्वोत्तम है। यानी कि जो 3 बीमारियों का नाम लिया गया है, कौन कौन, डेंगू का, चिकनगुनिया का और जैका का, इनको रोकने के लिए जो है सबसे अच्छा उपाय क्या है। रेगुलर इंसेक्टिडियल फॉगिंग, यानी कि नियमित कीटनाशक का फॉगिंग करना। मॉस्किटो ब्रीडिंग सोर्स रिडक्शन, मच्छर प्रजनन स्रोत में कमी करना। इंडोर रेजिडुअल स्प्रे विथ डीडीटी, मेलाथियन, सिंथेटिक पायरेडोइस, यानी कि डीडीटी, मेलाथियन, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स के साथ जो है इंडोर अवशिष्ट स्प्रे करना है, या ढोल पीटना, बीटिंग ऑफ ड्रम्स। तो जो भी डेंगू, चिकनगुनिया और जैका का बीमारी होता है उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम लोग को जो है नियमित कीटनाशक फॉगिंग करना चाहिए, रेगुलर इंसेक्टिडियल फॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज, प्लेग का कारक जीव है, यानी आप लोगों को बताना है कि प्लेग का कारक जीव जो है इनमें से क्या है। तो ऑप्शंस हैं यर्सेनिया पेस्टिस, लिस्मेनिया डोनोवानी,
वुचेरिया बैंक्रोप्टी या जेनोप्सिलिया जियोप्सिस। देखो भाई लोग कितने डेंजरस नेम है। ठीक है, प्लेग का कारक जीव क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यर्सेनिया पेस्टिस, लिस्मेनिया डोनोवानी, वुचेरिया बैंक्रोफिट्स या जेनेप्सिलिया जियोप्सिस। तो करेक्ट आंसर तो आप लोगों ने देख लिया कि यर्सेनिया पेस्टिस ही होता है। बाकी जितने भी और नाम है ना, वो सभी जो है आप लोग नोट्स बना लीजिएगा कि यर्सेनिया पेस्टिस क्या होते हैं, लिस्मेनिया डोनोवानी किन में पाया जाता है, इनसे कौन सी बीमारी होता है, वुचेरिया बैंक्रोफेप्टी जैसे कि ये फलेरिया रोगी में पाया जाता है, या फलेरिया रोग का जो है ये रोग कारक होता है जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं, वुचेरिया बैंक्रोप्टी। उसी तरह आप लोगों को पता लगाना है कि जेनोप्सिया जियोप्सिस जो है किसका कारक होता है। ये सभी को आप लोग नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि एक दिन मैं लाइव आऊँगा और आप सभी से जो है इस क्वेश्चन सभी के बारे में जो है मैं पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2014 टू टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ अकाउंटेड इन इंडिया वॉज। 2014 में भारत में कुल दुर्घटना मृत्युजन्य मृत्यु की संख्या कितनी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4,51,757, 4,51,757। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन मलेरिया वेक्टर इज। शहरीय मलेरिया का वाहक क्या है। ऑप्शंस हैं एनाफ्लीज, क्यूलिसीफेसी, एनोफ्लीज स्टेफेंसी, एनाफ्लीज मिनिमस या एनोफ्लीज फ्लूविटिलिस। ठीक है, एक बार ऑप्शन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मुझे भी हंसी आ रही है ये सब नाम सुन के, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा दिक्कत होता है। शहरी मलेरिया का वाहक क्या है, एनाफ्लीज क्यूलिसीफेसी, एनोफ्लीज स्टेफेंसी, एनाफ्लीज मिनिमस या एनोफ्लीज फ्लूविटिलिस। ठीक है, ये सभी के सभी जो है ऑप्शंस हैं। सभी ऑप्शंस के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं। बाकी यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा शहरी मलेरिया का वाहक वो हो जाएगा एनाफ्लीज स्टेफेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्किटो मेक साउंड विद द हेल्प ऑफ। जो मच्छर होते हैं ना, अपना साउंड जो है कैसे बनाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। किससे जो है वे अपने आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मच्छर किसकी सहायता से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पहला जो है प्रोबोक्सिस, यानी कि जो उसका सूंड होता है जिससे खून चूसते हैं वो, उसके द्वारा। लेग्स यानी पैरों के द्वारा, पंख के द्वारा, या फिर जो उनका एंटीना होता है उनके द्वारा, जो भी हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा पंक्स यानी विंग्स के द्वारा जो है मच्छर साउंड निकालते हैं। द सरफेस या फिर सब सरफेस वाटर इज कैंटेलिनेटेड विथ, यानी कि सतही या अधोसतही जल दूषित है किसके द्वारा, फोकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के द्वारा, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी कि कार्बनिक प्रदूषक के द्वारा, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म या पैथोजन यानी कि परजीवी या रोगजनक, या इनमें से सभी। तो जो भी वाटर होता है ना, सरफेस वाटर होता है या सब सरफेस वाटर होता है, वो किनके द्वारा दूषित हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा कि सभी के द्वारा। वो फोकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया भी दूषित करते हैं, जो कार्बनिक प्रदूषक यानी कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं उनके द्वारा भी दूषित होता है, और जो परजीवी या रोगजनक होते हैं पैथोजेंस पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा जो भी है सरफेस वाटर जो है क्या होता है, दूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सैनिटेशंस रिलेटेड डिजीज आर, यानी कि स्वच्छता से संबंधित बीमारी है वाटरबॉर्न, ओरल फेकल रूट, टाइफाइड, क्लोरेला, डिसेंट्री, वाटर बेस्ड सिस्टोमेसियस, या फिर आपका वाटर रिलेटेड जैसे डेंगू, मलेरिया, फलेरिया, जाइका, या एक्सेरिया रिलेटेड ट्रोकोमा। ऑप्शन सी वाटर कलेक्शन एंड स्टोरेज रिलेटेड जैसे कि कॉज, इम्पोपर, हैंडलिंग ऑफ द
extract containers toxin related by the toxic bacteria in surface water, हेपेटाइट इलनेस, यानी कि इसका मैं हिंदी में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। स्वच्छता से संबंधित बीमारी है जल जनित मौखिक मल मार्ग, टाइफाइड, हैजा, पेचिस जल या सिस्टोसोमियासिस संक्रमण। ऑप्शन बी में जो है आपका वो है जल संबंधी, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, फलेरिया या जीका, या मल संबंधित ट्रेकोमा। ऑप्शन सी में जो है जल संग्रह एवं भंडारण संबंधित, मलमूत्र कंटेनर के अनुचित संचालन के कारण, विष संबंधित या सतही जल में विषैले बैक्टीरिया के द्वारा यकृत रोग। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि स्वच्छता से संबंधित बीमारी क्या है, तो सभी के सभी जो है ये स्वच्छता से संबंधित बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर स्टैंड फॉर। द डिसेबिलिटी एडजस्ट द लाइफ ईयर यानी कि DALY स्टैंड फॉर, ये किसके लिए जो है विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, किसके लिए जो है सही मायने में मायने रखता है या खड़ा है, जो भी आप लोग समझ सकते हैं। 1 लॉस्ट ईयर ऑफ द हेल्दी लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ हेल्थ कंडीशन सच एज द डिजीज और डिसेबिलिटी, यानी स्वास्थ्य स्थिति के परिणाम स्वरूप स्वस्थ जीवन का 1 वर्ष खोना, इसके लिए जो है DALY, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर जो है इसके लिए स्टैंड करता है। या टोटल पीरियड लॉस्ट ऑफ द हेल्दी लाइफ सच एज रिजल्ट ऑफ हेल्थ कंडीशन सच एज डिसेबिलिटी। ये ऑप्शन सब जो है वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, कई सारे ऑप्शन से क्या मैं उतना पढ़ने जाऊँगा, आंसर तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द क्वालिटी ट्रायंगल कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स, गुणवत्ता त्रिकोण अवधारणा में शामिल है, ठीक है, गुणवत्ता त्रिकोण अवधारणा में शामिल है। कॉस्ट टाइम क्वालिटी ऑन द कंसर्न ऑफ द ट्रायंगल एंड स्कोप इन द मिडिल सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, या कॉस्ट टाइम एंड स्कोप ऑन द कंसर्न ऑफ द ट्रायंगल एंड क्वालिटी इन द मिडिल सेंटर ऑफ ट्रायंगल, या क्वालिटी टाइम एंड स्कोप ऑन द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल एंड कॉस्ट इन द मिडिल सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, या कॉस्ट क्वालिटी एंड स्कोप ऑन द कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल एंड द टाइम इन द मिडिल सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये इंग्लिश में था। करेक्ट आंसर आप लोग भी देख सकते हैं, कॉस्ट टाइम एंड स्कोप ऑन द कॉर्नर वाला। और इसका ऑप्शन भी मैं एक बार जो है हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूँ कि गुणवत्ता त्रिकोणीय अवधारणा में शामिल है, त्रिभुज के कोनों पर लागत, समय और गुणवत्ता तथा त्रिभुज के मध्य केंद्र में कार्य क्षेत्र। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी का त्रिभुज के कोनों पर लागत, समय और दायरा तथा त्रिभुज के मध्य केंद्र में गुणवत्ता। ठीक है, ऑप्शन बी त्रिभुज के कोनों पर लागत, समय और दायरा तथा त्रिभुज के मध्य केंद्र में गुणवत्ता। ऑप्शन सी त्रिभुज के कोनों पर गुणवत्ता, समय और दायरा तथा त्रिभुज के मध्य केंद्र में लागत। और ऑप्शन डी त्रिभुज के कोनों पर लागत, गुणवत्ता और दायरा तथा त्रिभुज के मध्य केंद्र में समय। मैं हिंदी में भी इसलिए आप लोगों को ये ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है नोट्स बनाते चलो, बस वीडियो देख के रहिएगा तो आप लोग रह गए। नेक्स्ट है वाटर डिसइंफेक्शन इज डन बाय, यानी कि जल कीटाणु शोधन किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरीनेशन के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज ट्रीटमेंट के द्वारा, या इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। जो भी कैंडिडेट नए हैं ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी पिछला वीडियो वगैरह आप लोग नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। कल परसों मैंने मैराथन का डाला हुआ था, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं 500 के आसपास, उसको जा करके आप लोग देखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और अगर थ्योरी आप लोग देखना चाहते हैं तो थ्योरी के भी जो है क्लासेस का वीडियो जो है डाला हुआ है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हो। और साथ ही साथ जो
नए कैंडिडेट हैं तो आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि PDF वगैरह वहाँ से आप लोगों को अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी एट द टेल एंड ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई। तो इसका मतलब हो जाएगा क्लोरीन की सांद्रता पाइप से जलापूर्ति के अंतिम छोर पर होनी चाहिए। ठीक है, क्लोरीन की सांद्रता पाइप से जलापूर्ति के अंतिम छोर पर होनी चाहिए 5 ppm, 6 ppm, 4 ppm या 1 ppm। तो हो जाएगा 1 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm के क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड पब्लिक गैदरिंग्स कल्चरल प्रैक्टिस शुड बी इंश्योर्ड। मेले, त्योहार और सार्वजनिक समारोह में सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं ओनली सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विद द एडिक्ट लाइट एंड एयर, यूज ऑफ बायो टॉयलेट्स, बायोडिग्रेडेबल डिवाइस, फ्रेश एंड कवर्ड ईटेबल, या फिर ऑल द एबव। तो बोल रहा है कि मेलों में, त्योहार में या सार्वजनिक समारोह में जो है क्या क्या पालन करना चाहिए। केवल पर्याप्त प्रकाश और हवा के सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, जैव शौचालय या जैव अपघट्य उपकरणों का उपयोग, ताज़ा एवं ढकी हुई खाद्य पदार्थ, या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ASQ स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। कौन सा ASQ मानक पर्यावरण प्रबंधन के लिए है। ठीक है, ASQ मानक जो है इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रबंधन के लिए है। अब ये ASQ क्या है ये चीज आप लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक है, ASQ क्या है गूगल करो, जानकारी जुटाओ और यहाँ पर आकर के आप लोग कमेंट पे मुझे बताओ। तो ASQ का मानक जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ISO 14000, ISO 14001। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ASQ स्टैंड फॉर फूड सेफ्टी। यानी कि कौन सा ASQ मानक खाद्य सुरक्षा के लिए है। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ISO 22000। ये जो हो जाएगा ये ASQ खाद्य मानक सुरक्षा के लिए है। आप लोग जो है ASQ के बारे में बताओगे नहीं, मुझे पता है, खुद जान लोगे, बाकी कैंडिडेट को कुछ बताओगे नहीं, कमेंट भी नहीं करोगे, इसीलिए मैं जो है आप लोगों को बता ही देता हूँ। ASQ का अर्थ होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, जो क्या करता है, गुणवत्ता पेशेवरों की एक संस्था है जिसे पहले अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। यानी ये लोग जो है किसी भी किसी भी चीज़ का जो है गुणवत्ता क्वालिटी जो है बताते हैं कि उनका जो है मानक कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं देहाती लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोग खाना बनाते हो तो सभी महिलाओं को या जो भी कैंडिडेट है उनको जानकारी होगा कि चावल जो हम लोग बनाते हैं वो इतना सीजना चाहिए और चावल जो है इतना साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जो चावल होते हैं या सब्जियां होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सड़ी गली पची हुई नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए। ये हम लोग देसी लैंग्वेज में जानते हैं कि हम लोग को ताज़ा ताज़ा सब कुछ खाना है। तो बाकी जो भी चीज़ें बनती है ना उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है क्वालिटी का कि वो जो है चीज़ जो है इस मानक पे बनना चाहिए। तो इसका जो कंट्रोल करता है ना वो ASQ ही करता है, जिसको हम लोग अमेरिकन सोसाइटी क्वालिटी कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है हर एक चीज़ का एक मानक स्टैंडर्ड मानक तय करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका ASQ मानक जो है कितना होता है। तो उसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर जो है ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, FSSAI स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गया, FSSAI आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होता है इसका फुल फॉर्म। चलो मैं ही बता देता हूँ। FSSAI का होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
FSSAI का फुल फॉर्म होता है। ये जो है क्या काम करता है, किसके लिए ये खड़ा रहता है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी अंडर फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एक्ट 2006 to register the food product business to manufacture, distribute and transport। तो इसके कहने का मतलब है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारत सरकार का निकाय खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, वितरण और परिवहन के लिए खाद्य उत्पाद व्यवसाय की पंजीकरण करता है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा issuance of license for a period of 1 to 5 years for the local basic state central level license, यानी कि स्थानीय मूलभूत राज्य केंद्र स्तर के लाइसेंस के लिए एक से 5 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस जारी करता है। या सर्टिफिकेट लाइसेंस हेल्प टू द बिजनेस टू ग्रो द क्रिएट्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द कस्टमर, या प्रमाण पत्र या लाइसेंस देता है जो व्यवसाय को बढ़ने में मदद करता है और साथ ही ग्राहकों की सुरक्षा की भावना को भी बनाए रखता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। तो बेसिकली यहाँ क्या है कि जो भी फूड सेफ्टी का जो ये संस्था है ये क्या कार्य करता है, तो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ABC, सभी के सभी कार्य को जो है ये अंजाम देता है। बाकी इसका फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है, आप लोग याद रखिएगा कि FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इंटरवेंशन रिजल्टेड इन एलिमिनेशन ऑफ द प्लेग डिजीज। ठीक है, किस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप प्लेग रोग का उन्मूलन हुआ। ऑप्शन ए, कोलेटरल इम्पैक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन यूज ऑफ द केमिकल इंसेक्टिसाइड्स बोथ इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, कौन सी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वास्थ्य और कृषि दोनों में रासायनिक कीटनाशकों के परिचय या उपयोग के परिणाम स्वरूप जो है ये क्या हुआ, प्लेग का रोग का जो है उन्मूलन हुआ। बाकी ऑप्शंस मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। पहला बी में जो है एक्सरसाइजिंग इंडोजेनियस प्रैक्टिस फॉर द किलिंग रोडिएंट, यानी कृंतकों को मारने के लिए स्वदेशी प्रथाओं का प्रयोग। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, वाई जापानीज इन्फ्लुएंजाइटिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन। कई बार जापानीज इन्फ्लुएंजाइटिस के बारे में मैंने जो है बताया है आप लोगों को। जापानीज इंसेफेलाइटिस मनुष्य से मनुष्य में क्यों फैलता है, तो ऑप्शंस हैं पेरिफेरल वेरेमेनिया इन मैन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशंस, या फिर इंडक्टेड इन इन्फेक्ट, या मॉस्किटो सक्स एज वायरस इज इनएक्टिवेटेड इन द मैन। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, अल्प अवधि के पुरुषों में परिधीय वायरमिया संक्रमित करने के लिए अपर्याप्त मच्छर वायरस चूसते हैं, या मनुष्य में वायरस निष्क्रिय हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प अवधि के पुरुषों में परिधीय वायरमिया के वजह से जो है जापानीज इन्फ्लुएंजाइटिस जो है मैन टू मैन में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड इज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड इज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया फॉर, यानी ये किसके लिए होता है। भारतीय मानकों ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय निकाय है। क्यों, वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाण की गतिविधियों तथा उससे संबंधित या उसके अनुशासनिक मामलों का सामंजस्यपूर्ण विकास करने के लिए, सुरक्षित, ऑप्शन बी, सुरक्षित विश्वसनीय गुणवत्ता वाले सामान के संदर्भ में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पता लगाने योग्यता और मूर्तता लाभ प्रदान करता है,
या उपभोक्ता के लिए स्वास्थ्य संबंधित खतरों को कम करना, निर्यात और आयात विकल्प को बढ़ावा देना। इसके लिए या ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ। हिंदी में क्वेश्चन क्या था कि भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय निकाय है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड इज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ standardization, making and quality certifications of good and matters connected therewith of a incidental thereto. Option B, provide traceability and the traceability benefits to the national economy in the terms of safe, reliable quality goods, minimizing health hazard to consumer, promoting export and import substitute, control over the proliferations of the varieties etc. through standardization, certifications and testing. या ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो ए और बी दोनों ऑप्शन के लिए जो है होता है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर टेस्टिंग स्कीम्ड मिल्क पाउडर स्टैंडर्ड ग्रेड इज। स्कीम्ड मिल्क पाउडर मानक ग्रेड के परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का निर्देशन क्या है? ठीक है, यानी क्या स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन सा? तो ऑप्शन बी है IS 1333/4 पार्ट 1 1998, ये वाला होगा। इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग ये सेंचुरी सब जो भी पार्ट्स के नंबर सब है ना आप लोग जानिएगा, गूगल करके जरूर नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर टेस्टिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट इज्ड। अब यहाँ सॉल्ट के लिए जो है जो भी मानक ब्यूरो अपना स्टैंडर्ड दिए हैं उसके बारे में पूछा गया है। आयोडीन युक्त नमक के परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का विनिर्देश क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IS 7224/2006। क्वेश्चन नंबर 44, expenditure on public health as percentage of GDP of Southeast Asian countries was highest of the country in 2013। तो इसका मतलब हो जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक स्वास्थ्य पर व्यय 2013 में सबसे अधिक था। यानी किस देश का जो है सबसे अधिक था? क्या चीज़? GDP। किसके लिए? तो जो भी घरेलू उत्पाद होता है उसके घरेलू उत्पाद जो होते हैं उसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय पर GDP जो है किसका सबसे अधिक था? भूटान का, नेपाल का, मालदीव का या इंडिया का? तो करेक्ट आंसर होगा 2013 के अनुसार जो है मालदीव का था। अभी करंटली आप लोग जो है पता कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 7 September, 1 to 7 अगस्त, 1 to 7 अप्रैल, 1 to 7 नवंबर। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 to 7 सितंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 to 7 सितंबर। यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर को। एंटी डेंगू मंथ इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द मंथ। डेंगू विरोधी सप्ताह प्रत्येक माह में मनाया जाता है। जून, अगस्त, सितंबर, जुलाई। तो जुलाई में, ठीक है। डेंगू विरोधी सप्ताह प्रत्येक साल कौन से माह में मनाया जाता है? जुलाई में। नेक्स्ट है जापानीज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन SA 1414
has been administered in children age group of the country। यानी कि इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब कि जो जापानी इन्फ्लेटिस होता है यहाँ पे उसका ग्रुप दे दिया गया है, ये जो है कितने वर्ष के बच्चों तक को दिया जाता है, 1 से 15 वर्ष के, 2 से 15 से, 3 से 15 या इनमें से कोई नहीं। तो 1 से 15 वर्षों के बच्चों को जो है ये टीका जो यहाँ पे दिया है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NABH इज द कॉन्स्टिट्यूटेंट बोर्ड ऑफ, यानी NABH किसका घटक बोर्ड है? NABH किसका बोर्ड है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का यानी MCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया QCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI या इनमें से कोई नहीं। तो NABH जो है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एक बोर्ड है, एक संस्था है या जो भी समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, NABH स्टैंड फॉर, यानी NABH का मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। पहला है नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स ओनली, नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ओनली, नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, या नन ऑफ द दिस। तो NABH स्टैंड फॉर, N फॉर नेशनल, A फॉर accreditations, B for board and H for hospitals and healthcare providers। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। NABL 120 ऑफर सर्विस इन द फील्ड ऑफ, NABL 120 निम्नलिखित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। गाइडेंस फॉर क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप इन टेस्टिंग एंड द कैलिब्रेशंस, guidance for classifications of product group in testings only, guidance of classifications of product groups in calibrations only, या none of the these। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइडेंस फॉर क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप्स इन टेस्टिंग एंड द कैलिब्रेशंस, यानी कि परीक्षण, अंशांकन में उत्पादन या समूहों के वर्गीकरण के लिए ग्रेड, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है NABL 180 ऑफर सर्विस इन द फील्ड ऑफ, NABL निम्नलिखित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। NABL 180 किस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स ओनली, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स accreditations only, both A and B and none of these। तो करेक्ट आंसर तो आप लोग देख ही लिए हैं। केवल प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं के लिए आवेदन पत्र। नेक्स्ट है NABL 190 ऑफर सर्विस, NABL 190 किसके क्षेत्र में कार्य करता है या कहाँ सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेफरेंसेस मटेरियल प्रोड्यूसर एक्रेडिटेशंस ओनली, ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI इज क्या है? जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल जो है क्या है? नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यंग पीपल, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यंग पीपल, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल जो है वो नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यंग पीपल के लिए जो है यानी कि युवा लोगों का गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय गैर संस्थारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 54, मेंबर फॉर JCI यानी कि जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, मेंबर ऑफ जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल आर बेनिफिटेड बाय। JCI के सदस्यों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। Expansion of network of friends and business contact locally and across the globe, getting chance to give back to the community and affect positive change, developing leadership and management skill and personal development opportunities। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस।
ठीक है, ये सभी के सभी जो है ये क्या करते हैं, चांस देते हैं। जैसे कि JCI के सदस्यों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: स्थानीय विश्व भर में मित्रों और व्यावसायिक संपर्कों के नेटवर्क का विस्तार, समुदाय को कुछ देने और सकारात्मक परिवर्तन लाने का मौका, नेतृत्व और प्रबंधन कौशल और व्यक्ति विकास के अवसरों का विकास करना। ये सभी के सभी लाभ जो है JCI के सदस्यों को मिलता है। नेक्स्ट है द एक्स्ट्रा सेलुलर डिजीज कॉजिंग पैरासाइट इज। कोशिका बाह्य रोग का कारण बनने वाला परजीवी है: प्लाज्मोडियम वेवेक्स, बुचेरिया बैंक्रोफिट, लिस्मेनिया डोनोवानी, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुचेरिया बैंक्रोफिट। इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है: ट्रोफोजोइट, स्पोरोजोइट, गेमेटोसाइट, या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्पोरोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, पायरेथ्रम। द पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड्स इज नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ ए प्लांट। यानी कि पायरेथ्रम कीटनाशक एक पौधे का प्राकृतिक अर्क है। क्या हो जाएगा? एजिप्ट्रा इंडिका, आर्टिमिसिया एनुआ, या फिर आपका हो जाएगा गुलदाउदी प्रजाति, या फिर आपका हो जाएगा ओसिमम सेक्टम। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पायरेथ्रम कीटनाशक एक पौधे का प्राकृतिक अर्क जो होता है वो आपका हो जाता है क्राइसैंथेमम sp। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राइसैंथेमम sp। DDT इंसेक्टाइसिड इज ए। यानी कि DDT कीटनाशक है किसका? ऑर्गेनोस्फोरस कंपाउंड, सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड कंपाउंड, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, या नन ऑफ दिस। ठीक है, DDT कीटनाशक है ऑर्गेनोफोरस यौगिक का, सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड यौगिक का, क्लोरीन युक्त कार्बन हाइड्रोकार्बन यौगिक का, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है ना, DDT जो है इनमें से किसी का कंपाउंड नहीं है। किसका कंपाउंड है आप लोग कमेंट करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोला है। नेक्स्ट है विच प्लांट डेटर द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो लार्वाज इन द वाटर। यानी कि कौन सा पौधा पानी में मच्छरों के लार्वा के विकास को रोकता है? पहला जो है जेट्रोफा कॉर्कस, दूसरा जो है ब्रेसिका कैम्प्रोस्ट्रिस, तीसरा जो है सोंचस ऑस्पर, और चौथा जो है साइनोडोन डेक्टिलॉन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऐसा पौधा जो पानी में मच्छरों के लार्वा को विकास से रोकता है वो होता है ऑप्शन ए जेट्रोफा कॉर्कस। क्वेश्चन नंबर 16, डिसइंफेक्शंस ऑफ वाटर इज डन बाय रिलीज्ड ऑफ नैसेंट गैस इन पाइप वाटर। यानी कि पाइप से आने वाले पानी में नेंट गैस छोड़कर पानी का कीटाणु शोधन किया जाता है। किसमें? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन। तो किसका यूज किया जाता है? तो इसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, डिसइंफेक्शंस ऑफ वाटर इज डन बाय द रिलीज ऑफ नैसेंट गैस इन पाइप वाटर। पाइप से आने वाले पानी में नेंट गैस छोड़ करके पानी का कीटाणु शोधन किया जाता है। कौन से गैस? तो क्लोरीन का। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मेथड फॉर एंटी मॉस्किटो मेजर्स इंक्लूड। पर्यावरणीय रोधी उपाय के लिए पर्यावरण इंजीनियरिंग विधियों में शामिल है। ठीक है, पर्यावरण रोधी नहीं, मच्छर रोधी उपायों के लिए पर्यावरण इंजीनियरिंग विधि में शामिल है। पहला, डिवेंडिंग एंड द डेसिलेटिंग फ्रॉम ड्रेन्स वाटर बॉडीज। यानी कि नालियों और जल निकायों को खरपतवार निकालना, यानी जो भी नालियों में
या ड्रेन में खरपतवार जमा हुआ रहते उसको निकाल करके। मेंटेनिंग ग्रेडियंट इन ड्रेन्स फॉर द स्विफ्ट फ्लो ऑफ वाटर, पानी के तेज प्रवाह के लिए नालियों में जो है ढाल बनाए रखना, यानी कि इस तरह ढालू बनाए रखना। ड्रेसिंग एंड द फिलिंग ऑफ लो लैंड पिट्स ड्रेन मेजरिंग, यानी निचली भूमि गड्ढों नालियों के किनारों की ड्रेसिंग और भराई करना, या ऑल ऑफ दीज। तो मच्छर रोधी उपाय के लिए पर्यावरण इंजीनियर के माध्यम से क्या उपाय किया जा सकता है? तो इनमें से सभी के सभी उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जो भी नालियाँ होती हैं उनमें से जो खरपतवार निकालते हैं, जो भी गंदे होते हैं उसको हम लोग निकाल देते हैं ताकि जो है पानी के प्रवाह रोके ना। थोड़ा ढलाव बनाते हैं ताकि जल जो है अच्छे से बहे। इसके अलावा जो भी निचले गड्ढे भूमि वगैरह होते हैं उसकी भराई करते हैं या अच्छे से जो है उसकी सफाई करते हैं। ये सभी के सभी जो है ऑप्शंस करेक्ट होंगे। होम बेस्ड मोर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड द डिजेबिलिटी प्रिवेंशन इट प्रैक्टिस्ड इन, घर आधारित रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता रोकथाम का अभ्यास कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए, मलेरिया एंड फलेरिया पेशेंट के लिए, फलेरिया एंड लेप्रोसी पेशेंट के लिए, डेंगू एंड फलेरिया पेशेंट के लिए, या इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। होम बेस्ड मोर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिजेबिलिटी प्रिवेंशन इट प्रैक्टिस फॉर, घर पर आधारित रुग्णता या रोग जो भी है प्रबंधन और विकलांगता रोकथाम का अभ्यास कहाँ किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फलेरिया एवं कुष्ठ रोगी, यानी कि फलेरिया एंड लेप्रोसी पेशेंट के लिए। लेप्रोसी इज काउज्ड बाय, यानी कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोअन पैरासाइट्स के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या वर्म के द्वारा? तो कुष्ठ वो रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। क्वेश्चन 64, डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सा जो है वायरस के द्वारा होता है? डेंगू, चिकनगुनिया, जैका, या ऑल ऑफ दिस? तो सभी के सभी जो है ये वायरेबल बीमारियां हैं, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वेक्टर बोर्न डिजीज proposed for the elimination in India are, भारत में उन्मूलन के लिए प्रस्तावित वेक्टर जनित रोग हैं, यानी भारत में उन्मूलन के लिए प्रस्तावित वेक्टर जनित रोग कौन सा है? मलेरिया, फलेरिया, कालाजार, मलेरिया, डेंगू एंड कालाजार, चिकनगुनिया, फलेरिया, कालाजार, जापानीज एन्फ्लैटिस एंड फलेरिया एंड कालाजार। तो भारत में किसका उन्मूलन करने के लिए जो है, भारत से जो है किसका उन्मूलन करने के लिए प्रस्तावित है और कौन सा बीमारी है वो? तो फलेरिया, मलेरिया और कालाजार जो है इसका उन्मूलन जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और ये वेक्टर जनित रोग है। नेक्स्ट है 66, वेक्टर बोर्न डिजीज प्रपोज्ड फॉर एलिमिनेशन बाय 2030 इन इंडिया, भारत में 2030 तक उन्मूलन के लिए प्रस्तावित वेक्टर जनित रोग कौन सा है? यानी 2030 तक जो है बीमारी को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना है। तो कौन सा बीमारी है वो? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, या इनमें से सभी? तो मलेरिया को जो भारत में बोला गया है 2030 के लक्ष्य तक जो है इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, जैसे पोलियो को लगभग समाप्ति कर दिया गया है। 67, एनुअल पैरासाइट्स इंडेक्स, यानी कि API, फुल फॉर्म सब याद रखिएगा, API एनुअल पैरासाइट इंडेक्स डिनोट्स मलेरिया इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी, वार्षिक परजीवी सूचकांक समुदाय में मलेरिया संक्रमण को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? पर 100 ऑफ पॉपुलेशंस, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, पर लैक ऑफ पॉपुलेशन, नैन ऑफ दिस। तो जगह पर 1000 ऑफ पॉपुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंडेक्स इज डिटरमाइंड, सूचकांक कैसे निर्धारित किया जाता है? सूचकांक जो है कैसे निर्धारित किया जाता है? व्हेन न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम यूनिट, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, एंड यूनिट्स हैव टू डू नथिंग विद द इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
कि सूचकांक कैसे निर्धारित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन, जब अंश और हर एक ही इकाई के हो, या फिर जब अंश और हर अलग अलग इकाई के हो, या फिर इकाइयों का सूचकांक से कोई संबंध ना हो, या उपरोक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब अंश और हर जो है अलग अलग हो, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर आर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, पुपल स्टेज ऑफ मॉस्किटो इज, मच्छर की प्यूपा अवस्था कौन सा है? हार्बिरियस यानी कि शाकाहारी, कार्निवियरस यानी कि मांसाहारी, ओमनिवियरस सर्वाहारी, या इनमें से कोई नहीं। तो मच्छर का प्यूपा अवस्था कौन सा है? तो वो जो होता है इनमें से कोई नहीं। मच्छर का प्यूपा अवस्था पूछा है और ऑप्शन दे दिया शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। द BIS स्पेसिफिकेशन फॉर मॉस्किटो नेट इज, मच्छरदानी के लिए BIS किसको दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IS 9886 1990, यानी कि BIS मच्छरदानी के लिए जो है बेस्ट क्वालिटी होता है। तो उसका जो है क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड 9886 1990। अब क्वेश्चंस के पार्ट बी में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 71 में, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विकास पोर्टल ऑन 16 दिसंबर 2021, किस मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2021 को विकास पोर्टल लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो है विकास पोर्टल 16 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया। When was the state of हरियाणा formed? हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 में। Which of the following geographical term related to the pieces of subcontinental land that is surrounded by water? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द पानी से घिरा उपमहाद्वीप भूमि का टुकड़ा से संबंधित है? तो पहला है पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड। तो हो जाएगा आइलैंड। ठीक है, चारों ओर से जो है पानी से घिरा हुआ रहेगा, बीच में जो है भूमि रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एकीकृत भुगतान इंटरफेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर जो कुछ कथन दिए गए हैं इसमें से बताना है आप लोगों को, क्या बताना है वो भी क्वेश्चन आगे पूछा गया है। तो पहला जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इट सीक टू द प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी इन द कंट्री, यानी कि इसका उद्देश्य देश में नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा विकसित किया गया है। इट फैसिलिटीज द यूजर टू हैव ए सिंगल वर्चुअल एड्रेस फॉर द मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, यह उपयोगकर्ता को एकाधिक बैंक खातों के लिए एक वर्चुअल पता रखने की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि बहुत सारे बैंक का केवल एक एड्रेस। अब ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट को देने के बाद क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन या स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। केवल ओनली वन, यानी कि इट सीक टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी इन द कंट्री, इसका उद्देश्य देश में नगद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। या फिर एक और दो, दोनों, पहला ये और दूसरा में क्या, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPC के द्वारा इसे विकास यानी बनाया गया है। या फिर ऑल ऑफ दी, सभी के सभी, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, 1 और 2 स्टेटमेंट जो है क्या है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, द फर्स्ट एवर हरियाणा
साहित्य संगम हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ? फरीदाबाद में, पंचकुला में, गुड़गांव में या करनाल में? तो हो जाएगा पंचकुला में। Which of the following articles promote the idea of equal justice and to provide free legal aid to the poor? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय के विचार को बढ़ावा देता है और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A या आर्टिकल 41? तो हो जाएगा आर्टिकल 39 जो है वो समान न्याय के विचार को बढ़ावा देता है और गरीबों को जो है मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज 87, द मिडिल नंबर इज। अब इधर कुछ मैथ वाले सवाल जो है आ गया है, आप लोग इसको सॉल्व करते जाइएगा। मैं बस पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, बीच की संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा 29। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, मैथ है। नेक्स्ट है, ए मैन सेव ₹200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर्स एंड लैंड द मनी एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स? मैं एक बार हिंदी में क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपये बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, तो 3 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर देख लीजिए कि कितना है। नेक्स्ट है, रमेश सोल्ड ए स्टैचू फॉर ए प्राइस 25% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्टैचू। He had, however, bought the same statue at 20% discount on the original price. With the profit of ₹2025, find the original price of the statue. तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपसे कह रहा है, रमेश ने एक मूर्ति को उसकी मूल कीमत से 25% अधिक कीमत पर बेचा। हालांकि उसने मूर्ति को मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा था। 2025 रुपये के लाभ के साथ मूर्ति की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल कीमत आप लोगों को ज्ञात करनी है। आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग ठीक से पढ़ के समझ के मैथ इसका बनाइए। क्वेश्चन नंबर 80, सुरेंद्र कवर्स ए डिस्टेंस बाय ए साइकिल एट 18 किलोमीटर पर आवर्स। ही रिटर्न टू द स्ट्रेट पॉइंट इन ए बस एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। इसका हिंदी वर्जन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो सुरेंद्र साइकिल से 18 किलोमीटर पर घंटे की गति से दूरी तय करता है। वह बस से 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। आंसर आप लोगों के सामने है, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। आप लोग जो है मैथ बनाइए, इसका सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ, जो यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, इसका आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में भी जो इक्वेशंस यहाँ पे दिए हैं, इसका जो है आप लोगों को वैल्यू बताना है, इनका मान जो है क्या है वो चीज़ आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, ए गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कॉन्सुलेशंस। ये इंग्लिश से रिलेटेड है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के इंग्लिश से भी दिए, इंग्लिश सब्जेक्ट से दिए हुए हैं, जैसे ए गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कॉन्सुलेशंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। टॉक डैश नाउ द म्यूजिक इज डैश सो पीपल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हो जाएगा टॉक सॉफ्टली नाउ द म्यूजिक इज सॉफ्ट सो पीपल विल बी डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट है, विच टेंस इज यूज टू द एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटली इन द इमीडिएट पास्ट, तो कौन सा टेंस जो है कि तत्काल भूतकाल में पूर्ण की गई क्रिया को व्यक्त करने के लिए किस काल का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भूतकाल का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ मेंडाशियस। मेंडाशियस का जो है सिनोनिम्स वर्ड्स आप लोगों को बताना है।
समानार्थिक शब्द, तो इसका समानार्थिक शब्द जो हो जाएगा असत्य, यानी कि अनट्रूथफुल। नेक्स्ट है द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस एवरीबॉडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स इज। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एवरीबॉडी एक्सक्लेम दैट शी सेंग वेरी वेल, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से जो है ये लिया गया है। नेक्स्ट है द ऑफिसर आस्क द प्यून डैश व्हाई ही वॉज लेट। तो द ऑफिसर आस्क द प्यून व्हाई ही वॉज लेट। तो यहाँ ब्लैंकेट दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन इसमें से जो है ना यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है। बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ फिल यहाँ पे जो है खाली जगह दी हुई है। नो वर्ड नीडेड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द ऑफिसर आस्क द प्यून व्हाई ही वॉज लेट। ये तो सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है विच नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज। इस सीरीज में जो है आप लोगों को देखना है इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, वो आप लोग कर लो इसका सॉल्व करके। रमन सेज अनुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनुज रिलेटेड टू रमन। रमन कहता है अनुज की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो अनुज का रमन से क्या संबंध है, ये यहाँ पे जो है पूछ रहा है। नेक्स्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। यहाँ पे जो भी सीरीज दी गई है इसके बाद लास्ट में कौन सा सीरीज आएगा वो यहाँ पे बनाना है। आप लोग देख लीजिए कि किस टाइप से ये बन रहा है। इफ पिंक इज कोड एज 1691411 देन रेड विल बी कोडेड इज। यानी पिंक का कोड जो है इतना है, तो इसके अनुसार जो है लाल का कोड जो है क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड, यानी एक दूसरे से जो है अलग है। ये जितने भी यहाँ पे जो है ना थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के से अलग हैं, यानी कि ऑपोजिट भी हो सकते हैं। तो करेक्ट जो हो जाएगा ये होगा, क्योंकि काइंड और क्रूरल का मतलब दयालु और क्रूर होता है। ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड आर द डिफरेंटली रिलेटेड, यानी इनमें से कौन सा वर्ड जो है एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे काइंड दयालु हो गया, क्रूएल मतलब हो गया क्रूड, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। स्लो का मतलब होता है धीमा, और स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। और इसके बाद है ये सेटल का मतलब होता है बासी। फ्रेश ये भी ऑपोजिट हो गया। ट्रूथ लाई सही यानी कि सत्य झूठ, ये भी ऑपोजिट हो गया। तो स्लो और धीमा ये जो है क्या करता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। यहाँ स्टेटमेंट दिया है और क्वेश्चन पूछा है। शुड स्कूल इन इंडिया हैव ओनली वन बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आर्ग्यूमेंट दिया है यस इट विल बी create uniformity and the equality in the education. No, it will be the reduced chance of the other quality education or and may the affect literacy rate. तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट दिया है और क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक सही है या फिर दो सही है, या एक और दो दोनों जो है सही है, या फिर कौन सा क्या है, वो चीज़ जो है यहाँ पे आप लोगों को बतानी है। एक बार मैं जो है आप लोगों को हिंदी में भी अच्छे से बता देता हूँ। क्या भारत के स्कूलों में केवल एक ही शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। और तर्क जो है यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या भारत के स्कूलों में केवल एक ही शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, और तर्क में है हाँ, इससे शिक्षा एकरूपता और समानता पैदा होगी। और दूसरा जो है वो बोला है नहीं, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिए गए हैं कि ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक पहला तर्क जो है वो प्रबल है। यहाँ पे बोल रहा है ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज द स्ट्रॉन्ग एंड करेक्ट। यहाँ बोल रहा है केवल दो दूसरा आर्ग्यूमेंट यानी तर्क जो है स्ट्रॉन्ग है और सही है, प्रबल है और सही है। तीसरा में बोला है या तो तर्क 1 या तर्क 2 पूरी तरह गलत है। और चौथे में जो बोला है ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली आर्गूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग एंड करेक्ट। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो कि है क्या भारत में स्कूलों में एक ही शिक्षा बोर्ड होना चाहिए,
इसके अनुसार जो है तर्क 2 जो है सही बोल रहा है, जिसमें ये बोल रहा है कि नहीं, इससे जो क्या होगा शिक्षा में नहीं, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संभावना जो है कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि एक ही स्कूल बोर्ड रहेगा तो क्वालिटी एजुकेशन जो है कम हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। ऐसे बोर्ड में भी कंपटीशन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस पर जो है आप लोगों को नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की संख्या जो है बतानी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन एट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन पिक्चर, यानी कि कितने स्ट्रेट लाइन है और कितने ट्रायंगल त्रिभुज है, वो चीज इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 97, द सुपरवाइजर ऑफ द कम्यूटर एयरलाइंस इज द शेड्यूलिंग पायलट्स टू फ्लाई द राउंड ट्रिप फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई। ठीक है, यानी कि बोल रहा है पर्यवेक्षक एक कंप्यूटर एयरलाइन एक शहर से, यानी कि जो एक्स है, एक शहर से वाई शहर तक आने जाने के लिए उड़ान भरने के लिए पायलटों की योजना बना रही है। ठीक है, एक सुपरवाइजर है जो कि एक फ्लाइट को चलाने के लिए जो कौन से शहर से जाता है, सिटी एक्स से सिटी वाई तक जाता है, उसके लिए जो है पायलटों के लिए योजना बना रहा है। क्या योजना बना रहा है वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं। एक कंप्यूटर एयरलाइन का सुपरवाइजर पायलटों को एक्स शहर से वाई शहर तक की राउंड ट्रिप उड़ान भरने के लिए शेड्यूल कर रहा है। यात्रा में केवल 2 घंटे लगते हैं और एयरलाइन के पास प्रत्येक दिन सुबह में एक राउंड ट्रिप उड़ान और दोपहर में एक राउंड ट्रिप उड़ान है, यानी कि सुबह और दोपहर में एक एक राउंड करके है। सोमवार से शुक्रवार तक जो है पायलटों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार शेड्यूल किया जाना है। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इसके अनुसार जो है उन्हें शेड्यूल किया जाना है। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट पैराग्राफ जो है यहाँ पे दिया गया है। और अब जो है इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इनमें से जो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। पहला जो है डब्लू फ्लाइज द मंडे मॉर्निंग फ्लाइट, यानी डब्लू सोमवार सुबह की उड़ान भरता है। एक्स फ्लाइज द मंडे आफ्टरनून फ्लाइट, एक्स सोमवार दोपहर की उड़ान भरता है। वाई फ्लाइज द ट्यूसडे मॉर्निंग फ्लाइट, वाई मंगलवार सुबह की उड़ान भरता है। जेड फ्लाइज द थर्सडे आफ्टरनून फ्लाइट, जेड गुरुवार की दोपहर को उड़ान भरता है। यानी कि यहाँ जो भी पैराग्राफ दिया है या इसके बाद जो स्टेटमेंट दिए हैं, इन सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। उसके अनुसार यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और उसके अनुसार जो करेक्ट आंसर होगा जेड फ्लाइज द थर्सडे आफ्टरनून फ्लाइट, यहाँ पे ये वाला होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस जो है आप लोगों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इफ एक्स फ्लाइज ऑन फ्राइडे मॉर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। फिर इसी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, वी फ्लाइज ऑन द फ्राइडे आफ्टरनून। नेक्स्ट है, इफ एक्स फ्लाइज ओनली वन मॉर्निंग फ्लाइट ड्यूरिंग द वीक विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ट्रू। तो इसका आंसर ये है। एंड फाइनली, इफ डब्ल्यू इज नॉट शेड्यूल्ड टू फ्लाई एट ड्यूरिंग द वीक ऑल द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर नहीं किया हूँ क्या मैं, इसका करेक्ट आंसर जो है ना जेड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेड फ्लाइज ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 100 क्वेश्चन नंबर 100 का जो है जेड फ्लाइज ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों के लिए पूछा गया था उसके बारे में। तो बेसिकली ये वीडियो आप लोगों को देने का मेरा मतलब ये था कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं सभी क्वेश्चंस को जो देख करके जो है आप लोग कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, या इसी टाइप से जो है आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस की तैयारियां जो है करनी है। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ आप लोगों ने देखा कि पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो भी आज जो है इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे भी जो है मोटिवेट मिले
नहीं तो फिर मैं उदास हो जाऊंगा, तो फिर आप लोगों को भी वीडियो नहीं मिलेगी। और जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कमेंट करने के लिए आप लोगों को बोलता हूँ ना, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। जो भी मैंने 3 क्वेश्चंस दिए आप लोगों को कमेंट करने के लिए, वो उसका कमेंट करके आंसर बताइए। बाकी फिर आप लोग कैसे किस टाइप के जो है वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए जानकारी के साथ। आप लोग बने रहिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।